नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 21 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीओएसआई, बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है नेवीज गेट्स सुप्रीम कोर्ट लाइफलाइन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पहले विमान वाहक, अब देखिए यहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। तो पहले विमान वाहक पोत और सबसे लंबे समय तक युद्ध पोत रहे आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दी है दोस्तों। तो यह निर्णय मुंबई स्थित एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किया गया। इस फर्म ने राज्य सरकार के सहयोग से गोवा के तट पर पार्क करने, इसे एक समुद्री संग्रहालय और बहुआयामी साहसिक केंद्र में बदलने की मांग की है। यानी दोस्तों, गोवा कहाँ है? यहाँ पर है, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस.ए. बोबडे हैं, ये भी ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों, पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया और याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है। तो इस तरह से दिसंबर 2020 में सरकार के फैसले के बाद इस पुराने पोत के एक हिस्से को पहले ही हटा दिया गया था, जिसके बाद यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आईएनएस विराट के बारे में जान लीजिए कि यह भारतीय नौसेना में सेंटूर श्रेणी का विमान वाहक था। आईएनएस विक्रमादित्य को सेवाओं में कमीशन करने से पहले विमान वाहक पोत 2013 तक भारतीय नौसेना का प्रमुख था। आईएनएस विराट को पूरा किया गया है और वर्ष 1959 में रॉयल नेवी के HMS हर्मीज के रूप में कमीशन किया गया था और वर्ष 1984 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन हमारे भारत की बात की जाए तो भारत ने 1987 में ब्रिटिश कह सकते हैं यहाँ पर इसको बेचा गया था। इसके बाद इसे 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। दोस्तों, यह 29 वर्षों तक सेवा दिया और 2017 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया। तो यह भी यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश निर्मित जहाज था, यह अंतिम ब्रिटिश निर्मित जहाज था जो भारतीय नौसेना की सेवा कर रहा था। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है NHAI रिमूव्स मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट इन फास्टैग वॉलेट। दोस्तों, इस समय देख रहे हैं कि लगातार चर्चा में बना रहता है फास्टैग। सीधे प्रश्न आ जाएगा, फास्टैग है क्या? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं टोल है, प्रणाली है, सिस्टम है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को दूर करने का निर्णय लिया है और इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। दोस्तों, फास्टैग क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुका हूं, इतना जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ बन जाएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि इसे कौन संचालित करता है। यह प्रीपेड भुगतान उपकरणों से सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। यह बचत खाता सीधे या टोल मालिक से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे जाम की समस्या, कभी कभी टोल पर आप देखते हैं 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, तो उससे इसको राहत मिलेगी। तो यह है फास्टैग। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया टॉय फेयर 2021। तो सरकार 2021 के इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यह नेशनल टॉय फेयर यह पहला होगा दोस्तों। 11 फरवरी को इसकी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, यानी आज। इसे कौन लॉन्च कर रहा है? तो कपड़ा मंत्री कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं
कहाँ के? उत्तराखंड के। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब नई दिल्ली में लॉन्च करेंगे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह मेला में कौन कौन या कौन सा मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहा है। तो यह भारत का पहला टॉय फेयर होगा जो कि कब से कब तक चलेगा? 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और मेले का आयोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा बिंदु को, यानी मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा, और सहयोग किसका रहेगा? शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। और दोस्तों यह एक वर्चुअल समारोह है जिसका आयोजन बच्चों के लिए एक हर्षित रूप से सीखने के उद्देश्य से किया जाएगा। मेला बच्चों को स्वदेशी खिलौना उद्योग के शिक्षण, सीखने, बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। इससे दोस्तों कितना लाभ होगा, देखिए कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार की। आज हमारे घरों में जो बच्चे हैं वह सीधे सीधे सारे विदेशी ही खिलौने प्रयोग करते हैं, खासकर चाइनीज खिलौने, चाहे वह स्पाइडरमैन हो, चाहे हल्क हो। आप देखते हैं जितने खिलौने वह सब जो है विदेशों से हम लोग आयात, यानी अभी भी भारत कह सकते हैं कि 80% जो खिलौनों का आयात करता है विदेशों से। तो यानी कितनी बड़ी संभावनाएं हैं कि हम अपने देश में ही खिलौनों को बनाएं और अपने बच्चों को उन्हीं खिलौनों को खरीदने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। इससे हमारे देश को कितना बड़ा रोजगार मिलेगा, साथ साथ रोजगार मिलेगा तो देश और लोगों की जो है उच्च गुणवत्ता युक्त लाइफ होगी, और उससे क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करेगा यह खिलौना व्यवसाय। तो इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बहुत ही अच्छी पहल कही जा सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। सुनामी इन साउथ पैसिफिक ओशियन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में जो आई है सुनामी, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और यह कैसे होता है, सुनामी कैसे आती है, यानी भूकंप। ये ध्यान रखेंगे कि जो भूकंप ज़्यादातर समुद्र से ही शुरू होते हैं, यानी जो विकराल रूप ले लेता है, लहरों का रूप ले लेता है, तो वही सुनामी कहलाता है। यानी इसको एक लाइन में हम अगर बात करें कि समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है, और इन्हीं लहरों के जो रेले हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। और यह जापानी शब्द है सु और नामी, यानी सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें, यानी समुद्री लहरें। यानी पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता था, अब लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। तो थोड़ा सा इसमें के बारे में जान लीजिए कि ये लहरें कैसे उठती हैं। तो सुनामी लहरों के पीछे तो ऐसे कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है वह क्या है? भूकंप है। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, अर्थक्वेक है, यानी कह सकते हैं भूकंप है। इसके अलावा जैसे जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने, कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठ जाती हैं। और सुनामी समुद्री लहरें जो होती हैं समुद्र तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं, और जिससे कि जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी सुनामी, लेकिन जो 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में 5 लाख से अधिक लोगों जो है काल के गाल में समा गए थे। तो इस तरह से सुनामी का अब तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जापान में आता है, यानी धरती की जो प्लेटें हैं या परतें जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा ज़्यादा होता है। यही कारण है आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियाई परत और यूरेशियाई जहाँ मिलती हैं वहाँ स्थित है सुमात्रा, जो कि दूसरी तरफ फिलीपीन परत से जुड़ा हुआ है। तो सुनामी लहरों का कहर वहाँ उस क्षेत्र में भयंकर रूप से देखा जा सकता है। खासकर जापान देखिए, जापान ऐसे आर्क में बसा हुआ है, तो इस तरह से वहाँ पर भी खूब सारा सुनामी, 200 से ज़्यादा सुनामी अभी तक वहाँ पर आ चुके हैं। तो यह तो रहा जो है, और इसमें करीब 30 मीटर तक लहरें ऊंची उठ जाती हैं। तो इस तरह से समुद्र तटीय क्षेत्रों को यह प्रभावित करती हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले खबर देख लेते हैं कि दक्षिण प्रशांत महासागर में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इसकी तीव्रता देख रहे हैं 7.7 है। तो भूकंप का केंद्र जो लॉयल्टी द्वीप समूह
समूह से 6 मील दक्षिण पूर्व की गहराई पर था। ये देख रहे हैं ना, लॉयल्टी आइसलैंड है, यह न्यू कैलिडोनिया है, इधर फिजी है, इसकी राजधानी सुआ है, यह वनवातु है, इसकी राजधानी पोर्ट विला है, यह सोलोमन आइलैंड है। तो ये सब जो है कहाँ है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उत्तर में। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ साथ दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो एपी सेंटर है भूकंप का 7.7 मैग्नीट्यूड है। तो यह जो है, इससे क्या है, सुनामी आने की आशंका जाहिर की गई है। तो ऐसे में शक्तिशाली भूकंप आने के बाद न्यूजीलैंड, वनुआतु, फिजी और अन्य प्रशांत द्वीपों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी करते हुए लॉर्ड होवे द्वीप के लिए खतरा है, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से 550 किलोमीटर पूर्व में है। तो इस तरह से यह देश चौकन्ना है, कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ही अमेरिका सुनामी चेतावनी केंद्र ने वनुआतु और फिजी के लिए 0.3 से 1 मीटर तक की सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की है, यानी 1 मीटर तक की लहरें ऊपर उठ सकती हैं। इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यह महासागर के चारों ओर भूकंपीय दोष लाइनों की एक घोड़े की नाल के, जैसे घोड़े की नाल कैसे ऐसे होती है ना, कि रिंग ऑफ फायर के साथ, रिंग ऑफ फायर समझ रहे हैं ना, विश्व के 60% भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र यही होता है, जिसे इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमने सुनामी के बारे में लिखा ही है, तो यह ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि सुनामी, जैसे अपने 26 दिसंबर 2004 को जो आई थी सुनामी, तो अपने भारत तक के तमिलनाडु के क्षेत्रों पर भी प्रभावित किया था लोगों को। तो हम लोग, हमारे देश की सरकार इस तरह से बचने के लिए, इससे बचने के लिए यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जा रही है कि ऐसे तटीय क्षेत्रों पर लगा दिया जाए, जैसे कि यह सुनामी यहाँ से टकराए और तट पर पहुँचते पहुँचते यह छीण हो जाए। तो यह है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कजाकिस्तान ओपन्स ऑनरी कॉन्सुलेट इन हैदराबाद। दोस्तों कजाकिस्तान ने, हैदराबाद कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की अभी संयुक्त राजधानी है। अमरावती भी घोषणा की कर दी गई है। तो अपने मानद वाणिज्य दूतावास खोला है किसने, कजाकिस्तान ने। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे बसा है। तो वाणिज्य दूतावास खोलने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी बाइलेटरल ट्रेड और मजबूत होगा, आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे, सांस्कृतिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कजाकिस्तान मध्य एशिया में भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय जो बाइलेटरल ट्रेड है 2020 में 2.4 अरब डॉलर का था, जो क्षेत्र में अन्य देशों के कुल व्यापार से भी अधिक है। और कारोबारी सहयोग विकसित करने की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। दोस्तों हमारा भारत 80% यूरेनियम का आयात कजाकिस्तान से ही करता है, और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इस समय यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एक समय में कनाडा सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश हुआ करता था, अब पिछड़ गया है कजाकिस्तान। जबकि कजाकिस्तान में विश्व का मात्र 6% जो यूरेनियम का भंडार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 27% से अधिक भंडार है। यानी भंडारण के आधार पर बात किया जाए तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का रिजर्व कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों कनाडा में यूरेनियम सिटी भी है, सबसे अधिक उत्पादन और भंडार दोनों में हुआ करता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भंडार है और उत्पादन में कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है। और दोस्तों थोड़ा सा जान लीजिए, देख रहे हैं कजाकिस्तान, इसकी राजधानी पहले अस्ताना हुआ करती थी, अब नूर सुल्तान हो गई है। दोस्तों ये देख रहे हैं ना, बालखस झील कजाकिस्तान में ही है, अरल सागर झील यहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है, अरल सागर लेक। और उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी ताशकंद है, किर्गिस्तान इसकी राजधानी बिश्केक है, यहाँ चाइना को भी स्पर्श कर रहा है और रूस को भी स्पर्श कर रहा है, ये पूरा रूस ऊपर है। और ये कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील को भी स्पर्श कर रहा है दोस्तों। और इस तरह से आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है, इसकी राजधानी अशखाबाद है, यहाँ की करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कसीम जोमार्ट टोकायो, और आधिकारिक भाषा कजाक और रशियन है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे आईआईटी डायरेक्टर इलेक्टेड इंटरनेशनल मेंबर ऑफ अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के निदेशक और पद्मश्री अवार्डी। वर्ष 2020 में ही इन्हें पद्मश्री पुरस्कार यानी देश का
चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला है वह कौन है? सुधीर के जैन को अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया है। NAE पूरे विश्व में इंजीनियरों, व्यापार जगत के नेताओं, शिक्षाविदों का प्रमुख स्वतंत्र निकाय है। दोस्तों इसमें भारतीय और जो 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हैं, जैसे माशेलकर वर्तमान में अमेरिका एनी में, तो इसमें जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, NR नारायण मूर्ति, किरण मजूमदार शाह, रघुनाथ ए माशेलकर, यहाँ पर इसको कटा, तो ये जो है इतने लोग यहाँ एंड माशेलकर होगा, रघुनाथ ए माशेलकर, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इतने लोग शामिल हैं दोस्तों। तो यह जो है जैन 2021 में चुने गए 23 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों और IIT के एकमात्र वर्तमान डायरेक्टर हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित निकाय के लिए चुना गया है। इस संस्थान में 2355 अमेरिकी मेंबर हैं एंड 298 इंटरनेशनल मेंबर हैं, जिसमें से भारत के 16 हैं। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, यह भी ध्यान रखेंगे। और यह पॉइंट। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। तो बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में हम बात करेंगे SBI रिसर्च रिवाइज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 यानी 2021 GDP एस्टीमेट टू -7.0%। तो दोस्तों इसमें क्योंकि अब देखिए SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जो GDP की संशोधित दर है 0 से नीचे, इसीलिए माइनस में हो गया, 0 से नीचे 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 की सकल घरेलू उत्पाद, तो SBI ने पहले वृद्धि दर 0 से नीचे 7.4% रहने की संभावना व्यक्त की थी, अब इसे -7 कर दिया गया है दोस्तों। तो चौथी तिमाही में भी वृद्धि दर सकारात्मक 2.5% रह सकती है। SBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में इसे 11% पर बनाए रखना है। यानी बैंक ने आगाह किया है ये सभी अनुमान इस बात पर निर्भर करेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी ना हो। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का 9.5% राजकोषीय घाटे का अनुमान वास्तविकता से कुछ अधिक है। SBI पहले ही कह चुका है कि बैलेंस शीट दायित्वों को हटाकर केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 8.7% रहने का अनुमान है। तो यह भी आंकड़ा, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। रॉबर्ट इरविन विन्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने इसमें चर्चा भी की थी, तो पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, तो उसी शीर्षक यानी रॉबर्ट ने बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। उन्होंने कैंप ड्रोन क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास की तस्वीर लिया और छवि को झाड़ियों के बीच जलती हुई आग की एक पंक्ति दिखाती है और इस भागों में विभाजित करती है। तो इस वजह से इनको देख रहे हैं ना, ये तो बहुत ही सुंदर पिक्चर था, जिसकी वजह से इनको इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और इरविन की छवि को 25 फाइनलिस्ट की शॉर्ट लिस्ट से चुना गया था, जिसे कुल 5486 याद करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, जो कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा यानी नेचुरल हिस्ट्री कह सकते हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा यह ऑर्गेनाइज की जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्लीकट्टू आउट ऑफ ऑस्कर रेस। दोस्तों जल्लीकट्टू खूब चर्चा में रहा है। जल्लीकट्टू क्या है? जैसे स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, उसी तरह से हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू यानी कि यह खेल होता है, भैंसा दौड़ की जाती है उसमें। तो ऑस्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू बाहर हो गई, लेकिन अपनी लघु फिल्म बिट्टू के साथ देश लघु फिल्म श्रेणी में अब भी मुकाबले में है। तो लीजो जोसे पेल्लीसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को मुकाबले के लिए 15 फिल्मों की अंतिम सूची में जगह नहीं मिली है। इस श्रेणी में नामांकन के लिए 93 देशों की फिल्मों को योग्य पाया गया था। जल्लीकट्टू हरीश की कहानी पर आधारित फिल्म है। इसमें एंटोनी वर्गीज, चैम्बेन विनोद जोश, साबुमन अब्दुसमद,
सैंती बालचंद्रन ने भूमिका निभाई है। दोस्तों, करिश्मा देव दुबे द्वारा निर्देशित बिट्टू को ऑस्कर की बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी की अंतिम सूची में जगह मिली है। लघु फिल्म श्रेणी के लिए अंतिम सूची को 10 फिल्मों में बिट्टू के अलावा डा येई, फीलिंग थ्रू, द ह्यूमन वॉइस, द किक स्लेट चोइर, द लेटर रूम, द प्रेजेंट, टू डिस्टेंस स्ट्रेंजर, द वैन, वाइट आई शामिल है। दोस्तों, बिट्टू की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दो लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। एकेडमी अवार्ड के लिए अंतिम नामांकन की घोषणा 15 मार्च को की जाएगी। दोस्तों, भारत की तरफ से आखिरी बार आशुतोष गोवर्तिकर की लगान फिल्म आई थी दोस्तों 2001 में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में अंतिम 5 में जगह बनाई थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। उससे पहले भारत की 2 फिल्में मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे 1958 एंड 1989 आखिरी 5 फिल्मों की सूची तक पहुंची थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। टोक्यो ओलंपिक्स चीफ योशिरो मोरी में रिजाइन, यानी टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष हैं योशिरो मोरी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वह महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप झेल रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ऑफलाइन जो था उसमें चर्चा किया था, लेकिन वह वीडियो लीक हो जाने की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में इन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत विरोध किया कि इन्हें हटाया जाए। इस वजह से यह हटने का मन बना लिए हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी। इसके बाद काफ़ी समय तक इन खेलों में विराम था। तो 1896 में एथेंस ग्रीस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डी कुबर्टिन थे, जिन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। इन खेलों का प्रारंभ ओलंपिया में होने के कारण इन्हें ओलंपिक खेल नाम दिया गया और इन खेलों के प्रतीक चिन्ह जैसे लाल, नीले, हरे, पीले और काले रंगों के 5 वलय होते हैं, रिंग होती है, जो 5 महाद्वीपों अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। टोक्यो 2020 के सीईओ मुतो तोशिरो हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। वर्ल्ड यूनानी डे। आज के दिन दोस्तों विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। प्रख्यात भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सक हैदराबाद में मनाया गया। खान एक महान विद्वान, एक समाज सुधारक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे। इस दिवस का उद्देश्य है कि अपने निवारक और उपचारात्मक दर्शन के माध्यम से दुनिया भर में चिकित्सा की यूनानी प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और कार्रवाई करना। थोड़ा सा यूनानी का अर्थ समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनानी? तो यूनानी चिकित्सा को यूनानी, तिब्बत, अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। अरब में यूनानी का अर्थ होता है ग्रीक। यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी। बाद में अरबों ने ग्रीक यूनानी साहित्य को बचा लिया और इसे अरबी में प्रस्तुत किया। यह 4 तत्वों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को मानता है, जो क्रमशः 4 कुबड़ यानी कफ, काले पित्त, रक्त और पित्त, पीले पित्त से मेल खाते हैं। तो यह है यूनानी चिकित्सा की जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। अभी तक हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, अब जो है भारत के वाइस राय की सीरीज, आज ये अंतिम सीरीज है। इसके बाद से हम नया बताएंगे। तो दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक थे। तो आइए इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वेलिंगटन 1931 टू 36। इनके समय में 1931 में, याद रखना, पहला गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले जो कल हमने बताया था उनके समय में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, यानी कौन थे? लॉर्ड इरविन साहब थे। अब इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन साहब आए हैं। इनके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज यानी 1931 एंड 32 में
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वह जो है दूसरा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दोस्तों याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस तरह से 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर को जब देखा तो अंग्रेजों ने उन्हें नोटिस किया कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक बहुत ही गंदी चाल चली, आगे अभी मैं चर्चा करता हूँ इसी में ही। तो ये ध्यान रखेंगे कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या आया, सांप्रदायिक पंचायत, यानी 1909 में भारत पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं कि विभाजन का बीजारोपण हो चुका था, और फिर 1932 आते आते फिर एक आग लगा दिया इन अंग्रेजों ने। यानी हमारे देश को मतलब कह सकते हैं कि संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, आगे चलकर फिर जात के आधार पर भी बांटने का प्रयास किया। जैसे दलितों के लिए पृथक व्यवस्था की बात की। ऐसे में उस समय महात्मा गांधी काफ़ी बुजुर्ग हो सके थे, और ऐसे में वह काफ़ी नाराज हुए इस घटना के बाद से, और फिर वह 20 सितंबर 1932 को फिर से भूख हड़ताल कर दी। अब उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो जो उच्च नेता थे, जो बड़े पंक्ति के नेता थे, उन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को समझाया कि पहले देश को स्वतंत्रता मिलने दीजिए, हम अलग से आपके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन वह मानने को तैयार ना थे। फिर बाद में मदन मोहन मालवीय और नेहरू जी जैसे लीडरों ने उनको किसी तरह से मनाया। तो 26 सितंबर 1932 को, यानी 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। किसके किसके बीच? अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच, और जिसमें जो है अंबेडकर जी मान गए और उन्होंने कहा कि उनके लिए, दलितों के लिए अलग से सीट की व्यवस्था उन्होंने की। और फिर इस तरह से इन्हीं के समय में ही, याद रखना, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही भारत सरकार अधिनियम आया 1935, जिसके तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। आरबीआई की भी स्थापना हुई 1934 एक्ट के तहत 1935 में। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से समाजवादी पार्टी के फाउंडेशन 1934 में किया गया था दोस्तों। भारतीय किसान सभा की भी स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। और इस तरह से 1934 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया था। तो यह इस तब घटनाएं थी। भारतीय सेना अकादमी की भी स्थापना देहरादून में 1932 में हुई थी। और लॉर्ड लिनलिथगो, इस समय काफ़ी घटनाएं घटित हुई। यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी दोस्तों। 1938 और 39 में, याद रखना दोस्तों, 38 त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन, दोनों में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत चर्चित नेता हो चुके थे। लेकिन 1939 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी जी इनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और महात्मा गांधी जी ने इनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई। ऐसे में महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। और इस तरह से फिर बहुत सारे समर्थक हो गए सुभाष चंद्र बोस के साथ भी। और आज़ाद साहब कांग्रेस को चला रहे थे, उस समय बहुत बीमार भी पड़ गए थे। ऐसे में दबाव में आकर के उनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और 1940 में ही कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। और दोस्तों 1942 में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी कर दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जितने भी शीर्ष स्तर के नेता थे, सबको जेल में डाल दिया गया। तो इसमें द्वितीय पंक्ति के जो नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इन सब लोगों ने बागडोर संभाली। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो के समय का। अब बात करते हैं, लॉर्ड वेवेल साहब आते हैं कब? 1943 से 47 तक रहते हैं। तो 1945 में लॉर्ड वेवेल ने ही शिमला में एक समझौते का आयोजन किया, जिसे शिमला समझौता या वेवेल प्लान या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसी समय सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह से इन्होंने भी फार्मूला दिया था, हालांकि इसका विरोध हुआ था। फिर दोस्तों 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था वेवेल के समय में ही। और 1945 में कैबिनेट मिशन भारत में, भारत के लिए एक
संविधान सभा के गठन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसका अध्यक्ष, ये भी पूछा, इसमें 3 थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसका अध्यक्ष भी पूछा जाता है आपसे, तो कौन था? पैथिक लॉरेंस था दोस्तों। और इस तरह से अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस भी लॉर्ड वेवेल के ही काल में किया गया था। अब बात करते हैं अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यानी 1947 में इस तरह से कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। 3 जून 1947 को ही भारत के विभाजन की इसने घोषणा कर दी थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बांट दिए गए। इस तरह से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। और इस तरह से थोड़ा सी राजगोपालाचारी के बारे में भी जान लीजिए। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल 1948 में, यानी 15 अगस्त 1947 से लेके 1948 तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम भी यही थे। उसके बाद यह समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। भारत का अपना संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, और इसमें बहुत ही अच्छा सब उत्तर दे रहे हैं। आज काफी लोगों ने और एकदम सही उत्तर दिया है। आज उत्तर देने वालों में हैं जैसे कि मोनी गुप्ता, मनु शर्मा, मृदुल त्रिपाठी, SK, मोहम्मद हसन, रवि कुमार, विश्वजीत कुशवाहा, पूर्णिमा जायसवाल, सुजीत पांडे, विनय चंद्रन P, राजेश कुमार, खेतेश मंसूरिया, सौरभ चौधरी, विक्की, मुकेश श्रीवास्तव, प्रशांत शुक्ला, संजय नेगी, मुस्कान, हरुण शेख, अनुपम मौर्य, सौरभ दत्ता, संदीप। इसमें एक पूछ रही है मुस्कान हरुण शेख, एक दिन पहले भी पूछा था कि सर यूपीएससी का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है क्या? आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि लास्ट में हम लोग इसका डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो है लॉर्ड कैनिंग को यूपीएससी का जनक नहीं कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, कैनिंग को नहीं कहा जाता है। इसके समय में ही जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे, यह ध्यान रखना। और स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों में। निम्न में से कौन सा भारत का पहला विमान वाहक पोत है? INS विराट, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या INS विशाल? सेकंड क्वेश्चन है फास्टैग क्या है? ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है या इलेक्ट्रॉनिक टोल है या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खिलौना मेला का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किन किन मंत्रालयों के सहयोग से किया जा रहा है? पर्यावरण मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? इसी में से बताना है। चौथा प्रश्न है वनवातु की राजधानी क्या है? सुआ, पोर्ट विला, पोर्ट मार्सिबी, मनीला? दोस्तों इसमें चारों राजधानियां ही हैं। एक जो है फिजी की राजधानी है, एक वनवातु की राजधानी है, एक पापुआ न्यूगिनिया की राजधानी है और एक फिलीपींस की है। इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट है हाल ही में कजाकिस्तान ने अपना मानद वाणिज्य दूतावास भारत के किस शहर में खोला है? पटना, हैदराबाद, लखनऊ या जयपुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया है? सुधीर जैन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या राहुल बजाज? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 की जीडीपी की संशोधित वृद्धि दर 0 से नीचे कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 6%, 7%, 7.5% या 8%? अगला प्रश्न है कि हाल ही में 93 में ऑस्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से भारत की कौन सी फिल्म बाहर हो गई है? जल्लीकट्टू, बिट्टू, बुलबुल, द पिंक स्काई? अब
9वां प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 या 11 फरवरी? और अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने, कैबिनेट मिशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड वेवेल या जो है लॉर्ड वेलिंगटन? तो इस तरह से दोस्तों इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।